बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे और इसी एक वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर 11 कंप्लीट होगा। ये आपके बेसिकली जो कोर्स के 2 लेक्चर्स को कवर करेगा। ये चैप्टर आपका बेस कर रहा है ऑप एम्प एप्लीकेशंस पे। इसकी आउटलाइन जो है वो है हम सबसे पहले कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर देखेंगे एप्लीकेशंस में ऑप एम्प्स की। उसके बाद वोल्टेज समर का सर्किट देखेंगे, उसी के अंदर फर्दर हम वोल्टेज सब्ट्रैक्टर भी देख लेंगे। फिर एक वोल्टेज बफर बड़ा यूज़फुल सर्किट है, ये देखेंगे। और फिर हम कंट्रोल्ड सोर्सेज देखेंगे कि कैसे जो है वो ऑप एम्प्स बिहेव कर रहे होते हैं एज कंट्रोल्ड सोर्सेज, आइदर वोल्टेज कंट्रोल्ड वर्सेस वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स एंड सो ऑन। एंड देन लास्ट में हम फ़िल्टर्स देखेंगे, जिसमें लो पास, हाई पास और बैंड पास फ़िल्टर्स को हमने देखना है। सबसे पहले कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर। आपके पास जो एक सिंपल ऑप एम्प का सर्किट आपने लास्ट चैप्टर में देखा, वो थे एक इन्वर्टिंग इनपुट पे, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर आप दें इनपुट, या नॉन इन्वर्टिंग पे। तो अगर आप इन्वर्टिंग में दें तो आपके पास जो वोल्टेज गेन है वो आता था जो फीडबैक रजिस्टर है दैट डिवाइडेड बाय द रजिस्टर जो कि इनपुट पे कनेक्टेड है, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि पोलैरिटी आउटपुट पे ऑपोजिट हो जाती है उसकी, जो आपकी इनपुट पे आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर क्यों है कि अगर आप यहाँ पे वोल्टेज गेन को रिप्लेस करें वी नॉट से और वी नॉट डिवाइडेड बाई वी वन कर लें, जो कि इनपुट है यहाँ पे, तो आपके पास वी नॉट क्या आ जाएगा, माइनस आर एफ बाई आर वन इंटू वी वन। मीन्स आपके पास जो आउटपुट आया है दैट इज़ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वी वन, क्योंकि ये जो रेशो है आपके पास आर एफ बाई आर वन, ये क्योंकि एक कांस्टेंट रेशो बनेगी कोई भी, और दैट मल्टीप्लाइड बाई वी वन आपके पास, यानी आप कहना ये बन क्या जाएगा आपके पास कि आपके पास एक कांस्टेंट कोई मल्टीपल है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपकी इनपुट वोल्टेज के साथ और वो आउटपुट वोल्टेज बना रहा है। तो इसीलिए इसको कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तो अगर आप इसकी वैल्यू जो है, इस जो कांस्टेंट जो गेन है इसकी वैल्यू चेंज करना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली आपको आर एफ और आर वन की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे या इसको मैनिपुलेट करेंगे आप इन वैल्यूज़ को, तो आप डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स ले सकते हैं। इसी कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर के अंदर ये एक एग्जांपल दी है पहली उन्होंने। सर्किट गिवन है आपके पास और वो कह रहे हैं कि डिटरमिन द आउटपुट वोल्टेज फॉर द सर्किट विद अ साइनोसाइडल इनपुट ऑफ 2.5 मिली वोल्ट्स। ये आपके पास आउटपुट है जो कि इन्वर्टिंग इनपुट पे आ रही है, और ये आपसे कह रहे हैं कि आप आउटपुट फाइंड करें। ठीक है जी। तो जैसा कि हमें पता है कि इसका जो वोल्टेज गेन है दैट विल बी माइनस आर एफ बाय आर वन, चूँकि ये इन्वर्टिंग इनपुट पे आ रहा है, तो आर एफ आपके पास 200 किलो ओम्स है, आर वन आपके पास 2 किलो ओम्स है, और आपके पास जो वोल्टेज गेन है दैट इज़ माइनस 100। ठीक है जी, एक रेशो आ गई। देन यू नो कि वी नॉट इज इक्वल टू ए वी आई, मीन्स जो आपके पास यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है दैट इज़ वी वन 2.5 मिली वोल्ट्स, और अगर आप वोल्टेज गेन को इन टर्म्स ऑफ रेशो लिखेंगे आउटपुट बाय इनपुट, तो वो बन जाएगा वी नॉट बाई वी आई, जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, और ये वी आई क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा सामने। ठीक है जी। और ये आप फर्दर उसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स करेंगे और रिज़ल्ट आपके पास वी नॉट का आ गया -0.25। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो इनपुट वोल्टेज थी दैट वाज 2.5 मिली वोल्ट्स, और वो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुई, 100 से। अब 100 कहाँ से आया था आपके पास, दो रजिस्टर्स, फीडबैक रजिस्टर और R1 के रेशियो से। ठीक है। तो रिजल्टेंट जो आप देख सकते हैं कि वी नॉट क्या है, एक मल्टीपल है इनपुट का, और वो मल्टीपल क्या है, यहाँ पे आपके पास जो मल्टीपल निकला दैट वाज 100। तो ये 100 टाइम्स द इनपुट है। ठीक है जी। तो इसीलिए इसको, इस सर्किट को कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। इसी में नॉन इन्वर्टिंग अगर हम देखें, तो नॉन इन्वर्टिंग का जो गेन है आपको पता है 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। ठीक है जी। बाकी चीज़ ऐसा ही डिस्कस करने की नहीं, आपको पता है कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे आप इनपुट दे रहे होंगे, और बाकी सर्किट आपने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। यहाँ भी वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वोल्टेज फ्रॉम द सर्किट 11.4 फॉर एन इनपुट ऑफ 120 माइक्रो वोल्ट्स। यहाँ पे सेम वो चीज़ मैं डिस्कस कर दूँ कि वोल्टेज गेन को अगर आप इन फॉर्म ऑफ रेशो लिखेंगे आउटपुट टू इनपुट, तो ये वी नॉट बाई वी वन हो जाएगा यहाँ पे,
और V0 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो V1 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इसके साथ आ जाएगा, इस टर्म के साथ। और ये टर्म खुद से क्या है, 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, कोई ना कोई कांस्टेंट देगी। 1 प्लस रेशो ऑफ टू रजिस्टर्स, ये रेशो है, तो ज़ाहिर है ये भी एक कोई नंबर आएगा। 1 प्लस सम कॉन्स्ट, ये भी एक नंबर, ये कोई कांस्टेंट या कोई फिक्स्ड एक वैल्यू आ जाएगी, इस वजह से ये एक नॉन इन्वर्टिंग फिक्स गेन एम्पलीफायर आपके पास बन गया। इस एग्जांपल में आपने देखा कि गेन 2 आर एफ की वैल्यू 1 माइक्रो वोल्ट्स इसने दिया हुआ है। मेरे ख्याल में आपको यहाँ पे सर्किट में आर एफ की वैल्यूज़ नहीं दी हुई R1 की, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे एग्जांपल में इसको कोट किया हुआ है। तो ये एक मेरे ख्याल में बुक में आपके पास एक थोड़ी सी टाइपो है, इसको देख लीजिएगा। मेरे ख्याल में नहीं, सॉरी, ये आपके पास यहाँ पे वोल्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं सर्किट में। ये एग्जांपल का सर्किट नहीं है, सर्किट ये है 11.4 240 किलो ओम्स एंड 2.4 किलो ओम्स, दैट इज़ दिस इज़ आर एफ, दिस इज़ R1। और सिंपल मैथमेटिक्स की यहाँ पे जो कांस्टेंट फैक्टर आ रहा है दैट इज़ 101 पॉजिटिव में है, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे था, ठीक है जी। और यहाँ से V0 आपने फाइंड किया, दैट इज़ 12.12 मिली वोल्ट्स। तो अगेन ये इन एग्जांपल्स का मकसद सिर्फ ये था कि आपको बताना कि जो भी आपके पास आउटपुट है दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ इनपुट, ठीक है जी। इसी वजह से ये जो अब ये एक एप्लीकेशन हो गई इसकी कि अगर आपको कोई फिक्स जो है वो एक कांस्टेंट गेन चाहिए और आप चाह रहे हैं तो आप उसको उस केस में आप ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फेज चेंज आ रहा है तो आप इन्वर्टिंग यूज़ करेंगे, फेज शिफ्ट नहीं आ रहा तो आप नॉन इन्वर्टिंग को यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। मल्टी स्टेज गेन्स, इसी तरह अगर आपके पास कैस्केड में लगे हों बहुत सारे ऑप एम्प्स, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े, जो कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर्स हैं वो कैस्केड में लगे हों, तो फिर किस तरह फाइंड करना है। इसमें एक ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है, ठीक है जी। पता चल रहा है कि इसकी जो आउटपुट है वो आप फीड कर रहे हैं स्टेज 2 को, और स्टेज 2 की जो आउटपुट आ रही है वो फीड कर रहे हैं स्टेज 3 को, और जो फाइनल आउटपुट है वो आप स्टेज 3 के बाद ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये कैस्केड में 3 स्टेजेस लगे हुए हैं, और इनमें अगर पहले का गेन A1 हो, सेकंड का गेन A2 हो और थर्ड का गेन A3 हो, तो ओवरऑल गेन जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 इंटू A2 इंटू A3, ठीक है जी। तो ये गेन्स आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये आप इससे पहले भी किसी एक चैप्टर में ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है। एनीवेज, आपने जो ख्याल करना है इस चीज़ में इसमें वो ये है कि हर स्टेज को इंडिविजुअली पहले देखें, तो आपको नज़र आ रहा है कि पहली स्टेज पे जो इनपुट है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे जा रही है, और सेकंड स्टेज पे इन्वर्टिंग पे, और थर्ड पे भी इन्वर्टिंग पे। इसलिए आप इसका जब गेन लिख रहे हैं तो इसका गेन होगा 1 प्लस आर एफ बाई R1, ठीक है जी। और सेकंड स्टेज का होगा माइनस आर एफ बाई R2, थर्ड का होगा माइनस आर एफ बाई R3, क्योंकि ये भी इन्वर्टिंग है, ये भी इन्वर्टिंग, और ये नॉन इन्वर्टिंग था, इसलिए इसका ये गेन आ रहा था, ठीक है जी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला इन्वर्टिंग हो और बाकी नॉन इन्वर्टिंग हो, ऐसा मतलब कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है इसमें, ज़रूरी नहीं है कि पहला नॉन इन्वर्टिंग और बाकी इन्वर्टिंग हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, और हर एक का इंडिविजुअल जो है वो गेन का अपनी इक्वेशन लिखनी है, और रिजल्टेंट जो है वो क्या आ जाएगा, तीनों गेन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल गेन आपके पास आ जाएगा। ये एक दो एग्जांपल्स दी हुई हैं इन्होंने। लास्ट फिगर को यूज़ करते हुए कह रहे हैं कि 11.5 जो है फिगर लास्ट जो थी आपके पास, कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। आर एफ दिस 470 किलो ओम्स, R1 4.3 किलो ओम्स, R2 आपके पास 33 किलो ओम्स, एंड R2 इज़ 33 किलो ओम्स एंड R3 इज इक्वल टू 33 किलो ओम्स, एंड इनपुट क्या है 80 माइक्रो वोल्ट्स। तो अब वो 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज आपको याद होगा, अभी हमने देखा सर्किट, ये रहा सर्किट, इसमें है नॉन इन्वर्टिंग है, तो ये 1 प्लस आर एफ बाई R1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सिंपल। सेकंड में भी आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, थर्ड में भी जो वैल्यूज़ आपको करस्पॉन्डिंग सर्किट में गिवन है वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, और आर एफ की वैल्यूज़ इसने चेंज नहीं की हैं। ऑब्वियसली वो कह रहा है कि जो आर एफ आपने तीनों स्टेजेस के लिए लगाया वो सेम है, तो वो आर एफ 470 आप तीनों के लिए यूज़ कर लें। पहला आपके पास इन्वर्टिंग था, नॉन इन्वर्टिंग था, 1 प्लस आर एफ बाई R1, सेकेंड स्टेज इन्वर्टिंग, थर्ड स्टेज इन्वर्टिंग, तो तीनों को मल्टीप्लाई किया गेंस को, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस की, आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया 22.2 किलो, ठीक है जी। 22.2 के गेन है, कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये रेशो है।
देन आपने आउटपुट फाइंड किया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, AVI। गेन आपके पास ये फाइंड किया आपने, और जो आपके पास इनपुट सिग्नल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 80 माइक्रोवोल्ट्स, और आपके पास V नॉट आ गया 1.78 वोल्ट्स। ठीक है जी। तो ये पहली एग्जांपल आपने की मल्टी स्टेज गेन्स की। अभी सेकंड एग्जांपल है, इसमें अगर आप ये फिगर देखें कि वो ये कह रहे हैं कि आपको कनेक्शन शो करें। इसमें आपको रिवर्स लेके जा रहे हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि आपको पहले गेन्स गिवन है अगर, और उसकी वजह से आप उसकी बेस पे आप जो है वो रजिस्टर्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और ये सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। ये कह रहे हैं शो द कनेक्शन ऑफ LM124, ये IC का नाम है, जो कि ये ऑप एम्प की IC है। क्वाड ऑप एम्प एज 3 स्टेज एम्पलीफायर विथ गेन्स ऑफ +10, -18 एंड -27। अगेन ये गेन्स को देखते हुए पता चल रहा है कि पहला प्लस है, तो इसका मतलब है कि पहले स्टेज पे जो आपका ऑप एम्प जो लगा हुआ है वो नॉन इन्वर्टिंग है। ठीक है जी। सेकंड स्टेज पे इन्वर्टिंग, एंड थर्ड पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा हुआ है। यूज़ अ 270 किलो ओम फीडबैक रजिस्टर फॉर ऑल 3 सर्किट्स। तीनों ऑप एम्प्स के लिए जो फीडबैक रजिस्टर है वो कह रहा है एक ही वैल्यू यूज़ करें 270 किलो ओम्स की। व्हाट आउटपुट वोल्टेज विल रिजल्ट फॉर एन इनपुट ऑफ 150 माइक्रोवोल्ट्स। अब आपको पहली स्टेज का गेन गिवन है, दैट इज़ 10। आपको पता है वो क्योंकि +10 है, ये नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग का जो गेन है दैट इज़ 1 + RF/R1। ठीक है जी। यहाँ पे आपको RF की वैल्यू गिवन है, गेन की वैल्यू गिवन है, आप यहाँ से R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड स्टेज पे आपको गेन गिवन है -18। ठीक है। -18 मीन्स दैट इज़ इन्वर्टिंग इनपुट पे, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इस वजह से आपके पास जो गेन है इसका जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ -RF/R2। RF आपको गिवन है, A2 आपको -18 गिवन है, यहाँ से R2 फाइंड किया 15 किलो ओम्स। सिमिलरली थर्ड स्टेप का आपने किया तो R3 आपके पास 10 किलो ओम्स आ गया। अब आपके पास R1, R2, R3 तीनों रजिस्टर्स फाइंड आउट आपने कर लिए हैं। RF आपको गिवन थे। ठीक है। आपको ये भी पता था कि पहले स्टेज पे आपने जो इनपुट पहले स्टेज पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देनी है, एंड देन अगले दोनों स्टेजेस पे इन्वर्टिंग है। ठीक है जी। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी इनपुट की। ठीक है जी। रिजल्ट जस्ट वो कह रहे हैं लास्ट पार्ट में कि आप V नॉट भी फाइंड कर लें। तो V नॉट के लिए आपको पता है कि आपके पास इस स्टेज का गेन है, इस स्टेज का गेन है, इस स्टेज का गेन है। अगर आप तीनों स्टेजेस को के गेन्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ओवरऑल गेन आ जाएगा, और अगर आप ओवरऑल गेन को मल्टीप्लाई कर लें इनपुट वोल्टेज से तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी, जो कि यही काम इसने यहाँ पे किया, A1 × A2 × A3 और इंटू V1। ये V1 बेसिकली इधर नीचे था। ओवरऑल गेन क्योंकि आपके पास A है, A = V नॉट बाई V1, तो वो आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप रिजल्ट पे पहुँच गए। ये एक और एग्जांपल है, इसमें कैस्केड करने के बजाय ये स्टेजेस जो हैं वो ऐसे नहीं लगे कि जिसमें आप जो है वो एक की इनपुट दूसरे को फीड कर रहे हो, एक की आउटपुट जो है वो दूसरी की इनपुट को फीड कर रहे हो। इसमें आप देख सकते हैं कि एक इनपुट है वो एक स्टेज के जो है वो इन्वर्टिंग पे, दूसरे के भी इन्वर्टिंग पे और तीसरे की भी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जा रही है। ठीक है जी। फीडबैक तीनों के 500 किलो ओम्स हैं। ठीक है। और सिर्फ जो डिफरेंस है वो क्या है, R1 की वैल्यूज़ में। यहाँ पे इसके जो स्टेज 1 का इनपुट पे रजिस्टर लगा है दैट इज़ 50 किलो ओम्स, सेकंड का 25 और थर्ड का 10 किलो ओम्स। और इसी रजिस्टर्स की, इन्हीं रजिस्टर्स की वजह से आपके पास आउटपुट पे जो गेन है उस पे उसकी वजह से चेंज आ रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बेसिक शो द कनेक्शन ऑफ 3 ऑप एम्प स्टेजेस यूजिंग दिस टू प्रोड्यूस या टू प्रोवाइड आउटपुट्स दैट आर 10, 20 एंड 50 टाइम्स लार्जर देन द इनपुट। यूज़ अ फीडबैक रजिस्टर ऑफ 500 किलो ओम्स इन ऑल स्टेजेस। अच्छा जी। क्वेश्चन यही था कि आपने ये फाइंड आउट करने थे। ठीक है जी। आपने जो रजिस्टर्स हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके पास फीडबैक रजिस्टर आपको गिवन है, आपको गेन्स गिवन है। अगर आपको गेन गिवन है, ठीक है, गेन गिवन है आपको, फीडबैक रजिस्टर और गेन गिवन है, तो आपके पास एक अननोन रह गया था जो कि रजिस्टर था इनपुट पे। ठीक है जी। पहले स्टेज पे जो इनपुट रजिस्टर है उसको R1 कह दिया, सेकंड पे R2 और थर्ड पे R3। तो बेसिकली एक ही चीज़ अननोन रह गई थी और इसी को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आप इनको तो छेड़ नहीं सकते, ये गिवन है क्वेश्चन में कि 500 किलो ओम्स जो है वो फीडबैक रजिस्टर है। आपको गेन्स उसने बता दिए हैं कि 10, 20 एंड 50 होना चाहिए। ठीक है जी। और 50 ये उसने नहीं जिक्र किया, देखिए इसके साइन नहीं शो किया हुआ है।
इसने यहाँ पे जस्ट ये मेंशन किया कि 10 टाइम्स, 20 टाइम्स एंड 50 टाइम्स, तो ये जस्ट उसका एक मैग्नीट्यूड आपको शो किया हुआ है। इसका मतलब है कि अभी उसने मेंशन नहीं किया कि यहाँ पे आप कौन सा इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग यूज़ करें। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप फिर तीनों ने आपने क्या किया कि आपने तीनों के लिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, आपको साइन से इसलिए आपने इसको कंसिडर नहीं किया कि यहाँ पे गेन्स देते हुए उन्होंने साइंस मेंशन नहीं किए थे। ठीक है, और साइंस भी मेंशन नहीं किए और प्लस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि उसकी पोलैरिटी चेंज हो या ना हो। अब आपके पास एक ही अननोन रह जाता था कि हर स्टेज पे जो इनपुट रजिस्टर है उसको अगर आप चेंज करें, क्योंकि आपके पास स्टेज 1 की अगर मैं बात करूं तो A1 इज इक्वल टू RF/R1 था। RF कौन आपके गिवन है क्वेश्चन में, A1 गिवन है, तो R1 को चेंज करके ही आप जो है वो उसका गेन जो है वो डिसाइड कर सकते थे। चूँकि यहाँ पे यही अननोन है, इसको आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, 50 किलो ओम्स आ गया। सिमिलरली R2 और R3 के लिए करेंगे, ये तीनों आ गए और बहुत सिंपल सा था, आपने सब्स्टिट्यूट किया और सर्किट ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसकी है वोल्टेज समिंग। ये ऑप एम्प्स यूज़ होते हैं वोल्टेज समिंग के लिए भी। जैसे आपके पास ये एक सर्किट है समिंग एम्पलीफायर का, आप देखें तो अगर इनको मैं इस वक्त जस्ट इसको मैं इग्नोर करता हूँ, बाकी सर्किट अगर आप देखें ये सारा इन तीनों को इग्नोर करके, तो आपको ये बिल्कुल वही लगेगा जो इससे पहले आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा है। ठीक है जी, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अच्छा ये भी जो है ये वोल्टेज समिंग जो है ये आप अचीव कर रहे हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के थ्रू इस केस में। ठीक है, और ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ भी लिया, इसकी डिराइव भी की, इसके लिए इक्वेशंस आपको पता है, यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे V1 फाइंड करेंगे सुपरपोजिशन के थ्रू, दोनों को बाकी दोनों को ज़ीरो करेंगे, V1 के लिए जब आप V0 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी RF/R1 इंटू V1। सिमिलरली आप V1 और V3 को आप जो है वो ज़ीरो कर लेंगे और V2 को कंसिडर करते हुए V0 फाइंड करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और सिमिलरली अगर आप पहली दो वोल्टेजेस को ज़ीरो करेंगे सुपरपोजिशन यूज़ करते हुए और सिर्फ V3 को रखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, और इन तीनों को अगर आप सुपरपोजिशन नहीं भी यूज़ करें जो लास्ट चैप्टर में जिस तरह आपने डिराइव किया, अगर आप वो भी कर रहे हैं तो आपके पास ये रिज़ल्ट जो है वो ये आ जाएंगे -RF/R1 इंटू V1, -RF/R2 इंटू V2, -RF/R3 इंटू V3। माइनस आपने कॉमन ले लिया, आपके पास ये सारे टर्म्स जो हैं वो अंदर आपने पॉजिटिव साइन के साथ लिख लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्टेज V1 के साथ जो क्वांटिटी है दैट इज़ RF/R1, V2 के साथ RF/R2, V3 के साथ RF/R3। ये ऑब्वियसली जिस तरह हमने कांस्टेंट गेन एम्पलीफायर में देखा कि ये एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो बेसिकली आपके पास ये कांस्टेंट है विदाउट एनी सिंबल यूनिट। इस पूरी टर्म का यूनिट आपके पास वोल्ट्स में बनेगा क्योंकि ये V1 यहाँ पे है वोल्टेज। यहाँ पे भी आपके पास ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे भी एक रेशो है, रेशो में कोई यूनिट नहीं होता, आपके पास सिर्फ एक जो क्वांटिटी विद यूनिट्स रह जाएगी दैट इज़ V2। सिमिलरली तीसरी टर्म है V3। ये आपको बेसिकली तीन वोल्टेजेस फिर आपकी इस तरह से इफेक्टिवली जो है वो सम हो रही हैं। तो ये एक एप्लीकेशन जिसकी कि आपने डिटेल जो है वो डेरिवेशंस वगैरह पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, यहाँ पे हम जैसा उसका एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये एग्जांपल इसी समिंग एम्पलीफायर की, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज फॉर द सर्किट गिवन, द इनपुट्स आर V1 दिस एंड V2 दिस। अब V1 दिया 50 मिली वोल्ट साइन ऑफ 1000 T एंड V2 है 10 मिली वोल्ट्स साइन ऑफ 3000 T। अब आपके ये पहली स्टेज पे आपके पास बन जाएगा -RF/R1 इंटू V1। सेकेंड स्टेज का आपके पास बन जाएगा स्टेज कह रहा हूँ, सेकेंड जो है वो टर्म आपकी बन जाएगी -RF/R2 इंटू V2। तो इनको आप माइनस कॉमन ले लें, दोनों क्वांटिटीज़ को अंदर रख लें और आपने जो रिज़ल्ट आया आपके पास इन क्वांटिटीज़ को सॉल्व करने के बाद ये 10 V1 आ गया और ये 33 V2 आ गया। तो बेसिकली आपके पास ये वोल्टेजेस ऐड अप हो रही हैं, यही हमें नज़र आ रहा है कि ये तो कांस्टेंट नंबर्स थे
10V1 इन प्लस 33V2, तो बेसिकली जो आपके पास वोल्टेजेस सम हो रही हैं इसलिए इसको वोल्टेज समिंग कह रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और उसको सिंपल और फर्दर सिंप्लीफाई किया और रिजल्ट पे पहुँच के। लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल का पर्पस था वो आपको यही बताना था कि आपके पास बेसिकली ये वोल्टेज समिंग हो रही है, यहाँ पे वोल्टेज जो है वोल्टेजेस ऐड अप हो रही हैं। इसी तरह ये ऑप एम्प्स यूज़ हो सकते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्नल्स। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि ऐड अप हो रहे हैं, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ये एक सर्किट दिया हुआ है आपको, और भी सर्किट्स पॉसिबल हैं। ये एक सर्किट आपको दिया हुआ है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हम वोल्टेज सब्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें एक कैस्केडेड लगा दी हैं दो ऑप एम्प्स। V1 आप दे रहे हैं इन्वर्टिंग इनपुट पे पहले उस पर ऑप एम्प को, और V2 आप दे रहे हैं इन्वर्टिंग इनपुट पे दूसरे ऑप एम्प के। ठीक है जी। और अगर हम इसके लिए डेरिवेशंस करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये आ जाएगा आपके पास -RF/R1 इंटू V1 स्टेज का, यहाँ तक -RF/R1 इंटू V1। ये स्टेज पे आप पहुँच के यहाँ पे आपके पास V0 आ गया, इसका स्टेज का जो आउटपुट आ गया यहाँ पे। अब इस स्टेज से ये V0 हम लिखना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा -RF/R3 इंटू जो आपके पास क्वांटिटी यहाँ पे आ गई थी इस पिछली स्टेज की, और वो क्या थी -RF/R1 इंटू V1 ये। ठीक है जी। यानी यहाँ पे एक वोल्टेज बन गई ना, ये क्या है -RF/R1 इंटू V1, ये एक दो रेजिस्टर्स आपस में उनकी रेशो है और ये V1 है, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज आ जाएगी आपके पास। अब जब इस स्टेज पे वोल्टेज आई तो वो क्या होगा -RF/R3 इंटू दैट वोल्टेज, तो ये पूरी टर्म एक वोल्टेज बन गई -RF/R3। ठीक है जी। ये एक टर्म आपने लिख ली। सेकंड टर्म आप लिख रहे हैं -RF/R2 इंटू V2, ये आ गया। ठीक है जी। तो माइनस कॉमन जब लिया बाहर तो आपके पास ये प्लस हो गई ये क्वांटिटी। ठीक है जी। और इसके साथ जो एक माइनस था वो भी यहाँ पे बाहर आ गया। ठीक है जी। इसमें चूँकि दो माइनस थे, एक -RF/R3 था, एक -RF/R1 था, तो एक माइनस आपने बाहर ले गए कॉन्स्टेंट के लिए। ठीक है जी। अब अगर आप इसको फर्दर जो है वो दोबारा से ये क्या कर रहे हैं कि आपके लिए रीअरेंज कर रहे हैं इसको। ठीक है जी। तो आपके पास ये माइनस साइन इधर बाहर आ गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन ही रखा बाहर। RF/R2 इंटू V2 -RF/R3 इंटू RF/R1 इंटू V1, ये सारे को माइनस साइन बाहर ले गए इधर इस तरह और रीअरेंज कर दिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक रेशो है, ये पूरी क्वांटिटी भी एक रेशो है। तो इफेक्टिवली आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे कि V2 माइनस V1, तो बेसिकली वोल्टेज सब्ट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे। तो ये एक वोल्टेज सब्ट्रैक्शन का सर्किट आपने देखा ऑप एम्प्स को यूज़ करते हुए। इसी सर्किट के लिए उसने कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं आपको, RF की, R1 की, R2 की और R3 की, और वो कह रहे हैं कि आउटपुट आप फाइंड आउट करें। अगेन आपके पास ये हमने इक्वेशन लिखी हुई है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा दैट इज़ -20 V2 माइनस V1। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिफरेंस नज़र आ रहा है V2 माइनस V1 का। इस एग्जांपल का भी पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको ये बताया जाए कि सर्किट जो है वो वोल्टेज सब्ट्रैक्शन का है। ठीक है। वोल्टेज बफर, ये भी एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की। वोल्टेज बफर ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का अगर ये सर्किट आप यूज़ करें जिसमें फीडबैक रजिस्टर की आपने वैल्यू 0 कर दी। ठीक है जी। बेसिकली आपने इन्वर्टिंग के साथ उसको शॉर्ट कर दिया और नॉन इन्वर्टिंग पे आपने इनपुट दे दी, तो आपके पास जो आउटपुट है वो सेम जो इनपुट पे आ रहा है वो आउटपुट पे शो हो जाएगा। ये भी लास्ट चैप्टर में आपने देखा था वोल्टेज बफर या यूनिटी गेन बफर के नाम से या यूनिटी गेन एम्पलीफायर के नाम से। ठीक है जी। यूनिटी गेन इसलिए कि इसमें जो गेन है वो क्या बनेगा V0 पर V1 अगर आप करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक सिंपल तरीन सर्किट तो ये है कि आपको बफरिंग करनी है, जस्ट जो इनपुट पे है उसको आउटपुट पे लेके आना है। इसका एक यूज़ ये हो सकता है कि जैसे आपके पास डिजिटल सर्किट्स में बाज़ औक़ात आपके पास एक क्वांटिटी आपके पास है और आप चाह रहे हैं कि कुछ सर्किट की कुछ और पोर्शंस में जो कैलकुलेशंस हो रही हैं उनका वेट किया जाए। ठीक है। और जब वो रिज़ल्ट्स आएँ तो उनके साथ हमारा जो करंट रिज़ल्ट है ये यूज़ हो।
तो उसके लिए सर्किट में तो क्लॉक्स पे चलते हैं, बाकी सर्किट अपने रिजल्ट्स जो है वो 1 स्टेप या 2 स्टेप या 4 स्टेप्स लेट उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो आपका ये रिज़ल्ट तब तक हो सकता है कि ये चेंज हो जाए किसी भी वजह से, क्योंकि आपने इसको स्टेजेस गुजरी हैं पीछे से, हर साइकिल के साथ नई इनपुट का नया रिजल्ट आ रहा है, तो आप क्या कर रहे होंगे कि उसको बफरिंग के थ्रू, यानी आप इस ये सर्किट अगर आप यूज़ करें तो एक स्टेज आपने इस तरह गुजार ली, एक और लगाएंगे, एक स्टेज और गुजार लेंगे, तो इस तरह साइकिल्स आप गुजारते जाएंगे और आप जो सर्किट के बाकी जो पोर्शन से आपको रिजल्ट्स आने हैं और उस पर अगर आप इसके साथ उसको कैलकुलेशंस में यूज़ करना है तो आप इस तरह का एक बफर सर्किट यूज़ कर सकते हैं। इसी की एक और सर्किट की एक और टाइप दी है, जिसमें टाइप क्या है, दो आपने डिफरेंट यूज़ किए हैं, एक ही आपने इनपुट फीड की है दोनों को, और आप दोनों आउटपुट्स पे सेम रिज़ल्ट आप ले रहे हैं। इसका पर्पस क्या है, इसका क्या यूज़ हो सकता है? इसका यूज़ ये है कि अगर आप इन केस इस पहले स्टेज के साथ कोई लोड रजिस्टर लगा रहे हैं या लोड लगा रहे हैं, तो आप इस जो ये V1 है इसके साथ आप चाह रहे थे कि इसको आप सेव भी रखें, कि आपने इसको फर्दर कहीं यूज़ करना है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपको ये इसका रिज़ल्ट चाहिए फर्दर किसी और स्टेज के लिए तो आप उसको बफरिंग करते हो। तो वही कि अगर लेट से यहाँ पे मैंने बफरिंग कर ली और पहले स्टेज पे आपने इसको यूज़ करना था कहीं, तो हमने इसको एक सेपरेट कर लिया, यानी एक इनपुट इस पर दी, इसकी आउटपुट को यूज़ कर लिया, और एक यहाँ पे, और इसके आउटपुट को हमने बफरिंग के थ्रू नेक्स्ट स्टेज तक पहुँचा दिया। ठीक है जी। अब आते हैं कंट्रोल्ड सोर्सेज पे। कंट्रोल्ड सोर्सेज में आपके पास हमने देखा था कि जो कंट्रोल्ड सोर्सेज हैं 4 कैटेगरीज हो सकती हैं पॉसिबल। एक कैटेगरी है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, फिर है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स और करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये 4 पॉसिबल कैटेगरीज थी, तो वन बाय वन सारों को देखते हैं। पहली है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हो तो वो इस फॉर्म में होगी कि आपके पास एक इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज उस इनपुट वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल में भी वो जो है वो डायमंड शेप जो है वो बॉक्स यूज़ कर सकता था क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है। एनीवेज हमें पता है कि ये डिपेंडेंट सोर्स है क्योंकि डिपेंड कर रही है इनपुट वोल्टेज पे। आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू, इस सोर्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है KV1, मीन्स एक मल्टीपल है किसका, इनपुट वोल्टेज का। तो अगर आप इनपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे तो इस डिपेंडेंट सोर्स की यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और यही आपके पास आउटपुट है। तो आपके पास वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स में आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज़ डिपेंडेंट, या आप सिंपल ये कह सकते हैं कि कोई एक वोल्टेज है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन अनदर वोल्टेज इन द सर्किट। तो इस केस में यहाँ पे तो खैर वो बता रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज डिपेंडेंट है इनपुट वोल्टेज पे। ठीक है, हम इस फॉर्म में हम देखना चाह रहे हैं क्या हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर कोई इस तरह की चीज़ प्रोवाइड करता है। बिल्कुल करता है जी। आपने देखा कि आपके पास गेन आता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का -RF/R1 इंटू V1 -RF/R1, और अगर आप गेन को लिखें V0/V1 की फॉर्म में तो V1 आपका मल्टीप्लाई हो गया इधर, ये आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आ गई RF/R1, उस के लिख लिया एंड V1 उसी तरह लिख लिया। आपका जो ये पूरी क्वांटिटी थी माइनस साइन के साथ उसने उसको के ले लिया। ठीक है जी, तो V0 इज इक्वल टू KV1। तो ये एग्जैक्टली वही फॉर्म आ गई जो आपने यहाँ पे देखी थी। इसका मतलब है कि हम ऑप एम्प को यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। सिमिलरली अगर आपके पास नॉन इन्वर्टिंग भी था तो उस केस में भी आपके पास 1 + RF/R1 यहाँ पे आ जाएगा इंटू V1 होगा, और वो 1 + RF/R1 पूरी एक कांस्टेंट टर्म थी वो K हो जाएगा, और K इंटू V1। तो ये भी एक किस्म का आपके पास जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट है जी किस पे, इनपुट पे। यहाँ पे भी आउटपुट डिपेंडेंट है इनपुट पे। तो ये दोनों जो हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो हमने सर्किट्स ऑप एम्प्स देखे, ये दोनों के दोनों हमें हमारे लिए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स पे। ठीक है जी, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स में आप देखें कि आपके पास इनपुट वोल्टेज की वजह से आउटपुट करंट पे फ़र्क पड़ रहा है। ये एक डिपेंडेंट सोर्स है करंट सोर्स, और इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है वोल्टेज V1 पे, यानी KV1 वैल्यू है इसकी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ये बेसिकली बच्चे ये वोल्टेज नहीं है। KV1 मीन्स सिंपल, K एक कॉन्स्टेंट है, V1 एक वोल्टेज है और उसकी वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करें जो नंबर आएगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ दिस
डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, तो इसकी फॉर्म हमें क्या चाहिए, आई नॉट इज इक्वल टू के वी वन। क्या हमें ऑप एम्प ये फॉर्म देता है? बिल्कुल जी, देखते हैं। आपके पास ये वी नॉट है, तो यहाँ पे आपके पास आई नॉट फ्लो हो रहा है, ये आई वन है, वी वन के साथ आई वन ये फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये आई नॉट है। अब क्या हमारे अगर हम आई नॉट के लिए इक्वेशन लिखें तो दैट विल बी, आई नॉट के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो इस क्या हो जाएगी आपके पास, वी वन बाय आर वन। ठीक है जी। अब ये क्यों, ऐसा क्यों है कि वी नॉट आई नॉट इज इक्वल टू वी वन बाई आर वन? आपके पास करंट की डायरेक्शन ये रही, ठीक है, यहाँ से आपके पास इस नोड को हम कह रहे हैं कि वर्चुअली ग्राउंड होती है, तो बेसिकली हमारे पास ये पॉइंट ग्राउंडेड है। ठीक है जी। वोल्टेज वी वन से आर वन के थ्रू ग्राउंड जा रहे हैं, और वी नॉट से भी हम आर एल, ये लोड लिखा हुआ है, बेसिकली आर एफ यहाँ पे लिखना चाहिए था, एनीवेज इसके थ्रू हम यहाँ पे ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। तो आई नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, आई नॉट इज़ बेसिकली आपके पास वी वन बाय आर वन। अब वन ओवर आर वन अगेन आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, वन ओवर आर वन को आप के लिख सकते हैं, वी वन सेम उसी तरह आ गई, तो आपके पास उस फॉर्म में ही ऑप एम्प भी आपको रिजल्ट दे रहा है जिस फॉर्म में हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स से चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इनपुट करंट है, और उस करंट पे ये वोल्टेज सोर्स, आउटपुट वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स जो है वो डिपेंड कर रही है। ठीक है जी। इसमें हमें ये फॉर्म चाहिए, वी नॉट इज इक्वल टू के आई वन। क्या ये फॉर्म हमें मिल रही है? अगेन आई वन आई नॉट। ठीक है जी। ये आई नॉट बचे, ये आई वन जो है ये यहाँ से फ्लो हो रहा है, और यहाँ से वर्चुअली ग्राउंड है ये, तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और ये इस नोड में एंटर हो रहा है, ये इस नोड से लीव कर रहा है, तो इसलिए इनके साइंस ऑपोजिट होंगे। ठीक है जी, आई वन और आई नॉट के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पास जो वी नॉट है, दैट इज़ वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ आई नॉट इंटू आर एल, और जबकि हमें पता है कि आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आई वन, दैट इज़ वाई इसको लिख दिया माइनस आई वन आर एल। तो ये आपके पास जो सिंपल फॉर्म में आ गया, आर एल माइनस आर एल को उसने कांस्टेंट ले लिया, के आई वन उसी फॉर्म में हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब ये है कि करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। और लास्ट है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इसमें इनपुट करंट पे एक आउटपुट करंट डिपेंड कर रहा है, उस आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डिपेंडेंट सोर्स जो के आई वन है। ठीक है जी, जिसकी वैल्यू इनपुट करंट पे डिपेंड कर रहा है। हमें ये फॉर्म चाहिए, क्या हमें ऑप एम्प ये वाली फॉर्म इक्वेशन की देता है, जो कि एक हम कह रहे हैं कि आउटपुट करंट इज़ इक्वल टू सम मल्टीपल टाइम्स आई वन। क्या ये फॉर्म हमें दे रहा है? यहाँ पे हमारे पास एक करंट है आई वन। ठीक है जी, यहाँ से भी वही करंट फ्लो हो रहा है इस तरह, ये आई टू है, दोनों ऐड अप होकर आई नॉट बना रहे हैं, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू। आई फर्दर हम उसको एलेबोरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई वन सिंपल, ज़ाहिर है इसके लिए हमारे पास कोई वो नहीं है या इक्वेशन, हम आई वन ही लिख रहे हैं। और सेकंड की क्या है कि आई वन इंटू आर वन डिवाइडेड बाई आर टू। बेसिकली ये करंट क्या होगा, आई टू आई वन इंटू आर वन, दिस वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज आ गई आपके पास, दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस, तो आपके पास आई टू आ जाएगा। तो आई टू का आपने इस फॉर्म में लिख लिया आई वन की फॉर्म में, आई वन आपने कांस्टेंट कॉमन ले लिया इस इक्वेशन में, आई वन कॉमन लिया तो यहाँ पे वन प्लस आर वन बाई आर टू। तो ये ओवरऑल एक आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, चूँकि ये रेशो है और ये वन ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये के टाइम्स आई वन। तो बेसिकली आई नॉट इन टर्म्स ऑफ के आई वन आप इसको भी शो कर सकते हैं। इस तरह ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स की फॉर्म में भी ये ऑपरेशन एम्पलीफायर आपके यूज़ हो सकते हैं। ये एक एग्जांपल दी है, एक सर्किट ये है, एक ही है, ए पार्ट में वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट आई एल। ठीक है जी, तो आपके पास ये वो फाइंड करना चाह रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले दोनों किस्म के सर्किट्स को देख लिया था। ठीक है जी, तो आई एल इज इक्वल टू वी वन बाई आर वन। ठीक है, वी वन आपको गिवन है, आर वन ये है, यहाँ से ऑब्वियसली यही करंट आ रहा है, ये फ्लो हो रहा है इधर। ठीक है,
तो ये V1/R1 सिंपल ओम्स लॉ और आपने रिजल्ट फाइंड कर लिया। बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि फाइंड V नॉट, और V नॉट इस केस में है आपके पास I नॉट इंटू R1, I नॉट इंटू R1। लेकिन चूंकि I नॉट आपके पास इसके इक्वल है, I1 के इक्वल विद ऑपोजिट डायरेक्शन, चूंकि ये इस नोड में एंटर हो रहा है और ये I नॉट जो है वो इस नोड से लीव कर रहा होगा, इसलिए डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। तो आपके पास V नॉट की इक्वेशन क्या थी, I नॉट इंटू R1, एंड फर्दर I नॉट किसके इक्वल था, I1 के विद ऑपोजिट साइन, क्योंकि ये एंटर हो रहा है और वो I नॉट लीव कर रहा है, तो वही यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। बाकी आप देख सकते हैं कि सिंपल मैथमेटिक्स। फिल्टर्स पे आते हैं जी। एक्टिव फिल्टर्स आपके पास जो हम यहाँ पे देखेंगे आज वो हैं 3 टाइप्स के फ़िल्टर्स देख लेंगे। एक है लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर और बैंड पास फ़िल्टर। लो पास फ़िल्टर वो है कि जिसमें आप लो फ्रिक्वेंसीज़ को पास कर देते हैं, पास होने देते हैं, और हायर फ्रिक्वेंसीज़ को आप ब्लॉक कर देते हैं। तो ये आपको अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, V0/Vi गेन शो हो रहा है, ठीक है जी। ऑप एम्प्स के आउटपुट पे जो गेन आ रहा है वो शो हो रहा है, और आप देखेंगे कि खास इस एक्सिस पे आप देखें फ्रीक्वेंसी है, तो ये खास फ्रीक्वेंसी के बाद आप देखेंगे कि गेन 0 हो गया। तो बेसिकली आपने किया क्या, इस एक खास फ्रीक्वेंसी के बाद की जितने आपके पास जो सिग्नल्स आ रहे थे आपने उनको 0 कर दिया, ठीक है जी। तो ये क्या है कि आपने लो फ्रिक्वेंसीज़ पे जो सिग्नल थे उनको पास किया, हायर फ्रिक्वेंसीज़ को आपने ब्लॉक कर दिया, तो ये आपके पास लो पास फिल्टर बन गया। कि लो पास फिल्टर इसलिए कहा गया कि आपने लो फ्रिक्वेंसीज़ को पास किया यहाँ पे, ठीक है जी। चूँकि इसकी एक हायर एंड पे एक फ्रिक्वेंसी आपने डिसाइड, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपने डिफाइन की, तो इसको आप FOH का नाम दे रहे हैं। इसके लोअर एंड पे दी तो आपने इसको FOL का नाम दिया, और फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि बैंड पास में ये लोअर एंड पे है तो FOL, और ये हायर एंड पे है तो ये FOH, ठीक है जी। ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं बेसिकली। हाई पास में क्या है कि आपने लो फ्रिक्वेंसीज़ को ब्लॉक किया, यहाँ पे देखिए आपके पास आउटपुट 0 आ रही है, और हायर फ्रिक्वेंसीज़ ये आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी फ्रिक्वेंसी के बाद आप पास करना चाह रहे हैं। इधर भी सब फिल्टर्स में आप ये खुद अब चूज़ कर सकते हैं, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसको कैसे चूज़ किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये आपने मर्ज़ी से कट ऑफ फ्रिक्वेंसी चूज़ की, सर्किट में ज़ाहिर है आपने ऐसे एलिमेंट्स लगाए, ऐसी वैल्यूज़ के कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक फ्रिक्वेंसी आ गई। आपने उसके बाद जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको पास किया, उनको जाने दिया, उनको आउटपुट तक पहुंचने दिया, लेकिन आपने उससे पहले की तमाम फ्रिक्वेंसीज़ को ब्लॉक कर दिया। और बैंड पास फ़िल्टर क्या है, आप एक लो पास फ़िल्टर और सीरीज़ में एक हाई पास फ़िल्टर लगा लें तो आपके पास बैंड पास फ़िल्टर बन जाता है, जिसमें आप क्या है कि पहले आपने लो पास फ़िल्टर लगाए तो आपकी ये सारी जो है वो आउटपुट पे ये चीज़ आ जाएगी इस तरह। जब आप उसके ऊपर ये एम्बेड करेंगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन, ये इससे पिछला पोर्शन ये भी ब्लॉक हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या है, बैंड पास। तो आपने क्या किया कि एक लोअर फ्रिक्वेंसी, एक हायर फ्रिक्वेंसी के दरमियान की कुछ फ्रिक्वेंसीज़ हैं अपनी मर्ज़ी से आपने चूज़ की, और उसके दरमियान के जितने सिग्नल्स हैं वो आपने पास होने दिए। लो पास फिल्टर को देख लेते हैं आप, ठीक है जी। लो पास फिल्टर, ये सर्किट आपको गिवन है, आप देख सकते हैं कि आपका जो इनपुट सिग्नल है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ऑप एम्प के अप्लाई हो रहा है, और इसका गेन जो आएगा वो ऑब्वियसली आप देखेंगे 1+ फीडबैक रजिस्टर RF/RG, ये यहाँ पे इसको नाम RG दे दिया है, नॉर्मली आप देखते थे इसको R1 का नाम दिया होता था, ठीक है। तो 1+ RF/RG आपका गेन आ गया इस सर्किट का। ये अब आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ये और अच्छा आपके पास जो है फर्दर इनपुट के साथ एक R1 और नॉन इन्वर्टिंग जो इनपुट टर्मिनल है उसके दरमियान आपने एक कैपेसिटर ग्राउंड कर दिया साथ, ठीक है जी। ये आपका जो RC कम्बिनेशन बन रहा है ये डिसाइड करेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी R1 की और C1 की वैल्यूज़ डिसाइड करेंगी। अब इस केस में हमने कहा कि ये एक लो पास फिल्टर है, तो ऑब्वियसली आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिसाइड की कि इसके बाद की फ्रीक्वेंसीज पास ना हो, इससे पहले की आपने पास की, इसके बाद की ना हो, तो ये हायर एंड आपने देखा उसका, इसलिए FOH = 1/2πR1 × RC, ये आपने इक्वेशन आप इससे यूज़ टू हैं पहले भी, ठीक है। तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी देख ली, इस सर्किट की। अब जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये आएगी इसके बाद की वैल्यूज़ को वो पास नहीं करेगा। वो कैसे पास नहीं करेगा कि जैसे ही उससे हायर फ्रिक्वेंसीज आएंगी तो वो आपको पता है कि जितनी फ्रिक्वेंसी हायर होगी उतना कैपेसिटर एक्ट करेगा एज शॉर्ट सर्किट, तो वो यहाँ से ग्राउंड हो जाएंगी सारी, और इनपुट पे कुछ भी नहीं जा रहा होगा। इसलिए क्या होगा कि हायर फ्रिक्वेंसीज पे
ब्लॉक हो जाएंगी और लो फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो पास होके आगे आउटपुट पे चली जाएंगी। आपके पास इस तरह का रिजल्ट आएगा। आपने जो पिछले स्लाइड में देखा ये, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका ट्रांजिशन जो है वो बिल्कुल वर्टिकल आ रहा है, और ये आइडियल है, ऐसा होता नहीं है। ऑब्वियसली आपका कुछ ना कुछ स्लोप आता है किसी एक ट्रांजिशन में। हाँ, हायर एंड से आप ज़ीरो की तरफ आ रहे हैं, जैसे डीएलडी में आप देखते हैं 1 से 0 की तरफ, तो आपके पास ये जो ट्रांजिशन है ये स्मूथ इस तरह वर्टिकल नहीं होती है, बल्कि एक स्लोप के साथ होती है। और वो स्लोप कौन डिसाइड कर रहा है? वो स्लोप ये RC की जो वैल्यूज़ हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। ये हमने जब लास्ट चैप्टर में आपने देखा था कि -20 dB पर डेकेड, ये जो फ्रीक्वेंसी आपने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें डिस्कस किया गया था। ये जो स्लोप है ये क्या बन रहा है? -20 dB पर डेकेड, अगर आपने RC का एक आपने स्टेज लगाया हुआ है। अगर आप इसीलिए इसको ये एक स्टेज लगा हुआ है R और C का, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर भी कहा जा रहा है। ठीक है जी। यहीं पे अगर आप एक और रजिस्टर ऐड अप कर दें और साथ एक और कैपेसिटर ग्राउंड कर दें साथ, तो वो सेकंड ऑर्डर बन जाएगा। जब वो सेकंड ऑर्डर बनेगा तो उसमें आपके पास क्या हो जाएगा कि ये फर्दर जो डीके है ये और स्टीप हो जाएगा। तो आप अचीव कर रहे होंगे, किसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं? आइडियल जो आपने शो किया कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है जी। ये देख लें, यहाँ पे एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर और ऐड कर लिया। पहले वो था -20 dB पर डेकेड, अब वो फर्दर क्या हो रहा है? -40 dB पर डेकेड हो रहा है। ये यहाँ पे जिक्र तो नहीं किया बुक में इसमें, लेकिन चूँकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम है, चेंज नहीं हो रही है, FOH वही रह रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि उसने ये जो वैल्यूज़ चूज़ की हैं वो इक्वल रखी हैं C1 C2 और R1 R2 के। और आपके पास जो पहली स्टेज का जो यानी इस पॉइंट तक जो 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 स्लोप था, डेरिवेटिव था, वो बन रहा था -20 dB पर डेकेड, और फर्दर वो यहाँ से इसके थ्रू पास हुआ तो वो बन गया -40 dB पर डेकेड, और फर्दर ये स्टीप होता जा रहा है और आपके यानी आइडियल के करीब हो रहा है। आइडियल तो आप अचीव नहीं कर सकते, लेकिन आप आइडियल के करीब होते जा रहे हैं। सिंपल 3 एग्जांपल, कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। with R1 this and C1 this, obviously just substitution है 1/2 pi R1 R1 C1, दोनों वैल्यूज़ गिवन है, सब्सिट्यूट करेंगे और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट कर लेंगे। हाई पास फिल्टर है। हाई पास फिल्टर में अब आप देख सकते हैं कि कम्बिनेशन जो R1 C1 का उसी तरह ही है, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज हो गई हैं। आपका कैपेसिटर डायरेक्टली आ गया है साथ इनपुट वोल्टेज के, और R1 ग्राउंड हो रहा है। ठीक है जी। और अगेन इनपुट जो आप दे रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग पे दे रहे हैं। अगेन इसका जो गेन बनेगा 1 + RF by R1, 1 + RF by RG, और जो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1/2 pi R1 C1, सेम वही। इसकी पहले ये पार्ट इस फिगर की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है। इसको कहा गया FOL, मीन्स ये हाई पास फिल्टर है। इसका मतलब है कि किसी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के बाद की फ्रीक्वेंसीज़ को पास करेगा। तो वो जो किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी के बाद, जैसे ये है, इसके बाद वाली पास करेगा, तो वो एक लोअर एंड है उसका, तो FOL हमने कह दिया इसको। ठीक है जी। ये नाम आपने दे दिया। इसमें क्या है? ये सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर था, ये सेकंड ऑर्डर। इसमें एक R1 C1 का एक कम्बिनेशन और R1 R2 C2 का एक और कम्बिनेशन आपने लगाया, तो ये सेकंड ऑर्डर आपके पास बन गया। इसमें उसने वैल्यूज़ सेम रखी हैं गेन, ताकि आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फ़र्क ना पड़े। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके पास अगर सिर्फ एक स्टेज हो तो उसके पास -20 dB पर डेकेड स्लोप ये आएगा, और -40 dB पर डेकेड का स्लोप ये आएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जितना आपने स्टेज जैसे ही इंक्रीज़ की सेकंड ऑर्डर में, वो ज़्यादा स्टीप है और आइडियल के पास है। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल भी एक, वो गेन का कह रहे हैं फाइंड करें। अगर आपको वैल्यू सारी गिवन है, गेन आपको पता था 1 + RF by RG, जस्ट वैल्यू सब्सिट्यूट की, और सेकंड वो कह रहे हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। ये भी सिंपल इसलिए है कि आपको वैल्यूज़ गिवन है, जस्ट सब्सिट्यूट करनी है और रिजल्ट फाइंड आउट कर लेना। लास्ट जो है आपका वो आ जाता है बैंड पास फिल्टर। इसमें आप जो स्टैंडर्ड जो आप यूज़ करते हैं वो है, आप एक हाई पास फिल्टर और उसके बाद उसकी जो आउटपुट है वो फीड कर दें एक लो पास फिल्टर को। ठीक है जी। तो ये एक बैंड पास फिल्टर है, उसमें जो पहला पोर्शन है ये इसका हाई पास फिल्टर का सेक्शन है, ये उसका लो पास फिल्टर के सेक्शन है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो R और C का कम्बिनेशन है वो इस तरह यूज़ हुआ है कि ये हाई पास फिल्टर बनता है, और इसमें R और C का कम्बिनेशन इस तरह यूज़ हुआ है कि ये लो पास फिल्टर बनता है। तो यहाँ से क्या होगा कि आपके पास
एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के बाद की तमाम फ्रिक्वेंसीज़ को पास कर दिया जाएगा, और यहाँ तक जो फ्रिक्वेंसीज़ आएंगी वो एक ख़ास लोअर एंड से हायर की तरफ तमाम फ्रिक्वेंसीज़ को पास किया होगा। फिर उसके बाद लो पास लगेगा, मींस वो उसके अपर एंड पे एक बाउंड लगाएगा और आपके पास एक बैंड पास फिल्टर बन जाएगा। ठीक है जी। ये एग्जांपल वो कह रहे हैं कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज फाइंड करें FOL और FOH। अगेन C1 C2 R1 R2 की वैल्यूज़ ये मैंने सब्स्टिट्यूट करनी है आपने, और आप रिज़ल्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। और आज का लेक्चर यही था। थैंक यू। और इंशाल्लाह अब आपको जो रेगुलर क्लास है उसमें मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।